Hello everyone, so welcome to Pro CVT 15 MCQs you can't miss, day 8. So let's start. So यहाँ पे हमें एक पैसेज दे रखा है एंड इस पैसेज से जो है हमें आगे क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आप वीडियो पॉज करके पैसेज पढ़ सकते हो। मैं आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो कॉफ़ी के ऊपर है ये कि कैसे कॉफ़ी जेनेटिक्स मेकअप इज़ no tribal concern. 10 million tons of crop were grown and sold in 2022 to 23. तो ये कॉफ़ी के बारे में है, उसकी वैरायटीज़ के बारे में है, कौन कौन सी टाइप्स की होती है, ठीक है, एंड क्या क्वांटिटी में सोल्ड हुई थी 2022 टू 23 में, ठीक है। एंड ये फिर उसके बारे में वैरायटीज़ है, उसके बारे में है उसकी, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे है उसके बारे में ये भी वही है कि उसके अंदर क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कितनी प्रोड्यूस होती है, कितनी कल्टीवेट होती है, किस किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर फ्लेवर्स या प्रोफाइल्स क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये उसके बारे में है। उसके अंदर जो डीएनए लेवल्स चेंजेस होते हैं या क्रोमोसोमल लेवल्स पे। तो आप इसको जो है पॉज करके लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो खुद से, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। एंड उसके बाद आप आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी इज़ द मोस्ट सोल्ड इन द वर्ल्ड। तो जो पैसेज पढ़ोगे तो आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा कॉफ़ी अरेबिका। तो ये जो है सबसे मोस्ट सोल्ड वेराइटीज़ हैं इन द वर्ल्ड। ओके, तो चेक कर लेते हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज द स्टेटमेंट दैट इज़ फैक्चुअली इनकरेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन इज गिवन बिलो। ऑप्शन 1, इट इज़ possible to roast the beans of a single species of coffee. Option 2, two species of coffee can be blended to make a brew. Option 3, due to its genetic makeup, novel mutations do not occur in the species Coffee arabica. And option 4, variation in disease resistance can be seen in the arabica coffee plant. तो इसमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। एंड ये जो पहला है कि रोस्ट के बारे में, ये भी सही है। 2 स्पीसीज़ की कॉफ़ी को हम ब्लेंड कर सकते हैं, ये भी सही है। एंड ये 4th वाला भी सही है, डिजीज़ रेसिस्टेंस के बारे में, जो अरेबिका कॉफ़ी प्लांट के बारे में बता रखा है। ये वाला जो है ये गलत है कि ड्यू टू जेनेटिक मेकअप जो है म्यूटेशंस डू नॉट ऑकर इन द कॉफ़ी स्पीसीज़ कॉफ़ी अरेबिका। तो ये 3rd ऑप्शन आएगा इसका। चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये 3rd आ गया, तो हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Fill in the blanks with the correct option to form a meaningful sentence. The principal addressed us in assembly and dashed the rumors of an early summer break. तो अर्ली समर ब्रेक की कुछ रूमर्स थी, उसको क्या कर दिया। ऑप्शन 1 डिफेंडेड, उसकी साइड ले ली। ऑप्शन 2 क्वेस्ट। ऑप्शन 3 क्लियर्ड कर। एंड ऑप्शन 4 रिब्यूक्ड। देखो क्लियर रूमर्स जो है वो क्लियर्ड आएगा या क्वेश्ड आएगा, ठीक है। लेकिन कई लोग क्लियर्ड या क्वेश्ड में कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो क्लियर्ड नहीं आएगा। क्लियर्ड आ सकता था अगर कोई जो र्यूमर नहीं है, ये मतलब ये र्यूमर है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्ड आएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होती तो कन्फ्यूज़न क्लियर करते, लेकिन ये र्यूमर्स थी तो र्यूमर्स को यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्ड करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न होती तो आता है क्लियर द कन्फ्यूज़न, लेकिन यहाँ पे र्यूमर्स है तो यहाँ पे क्वेश्ड आएगा। तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी। तो 4th, अ कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस इफ ऑथराइज्ड बाय। तो कंपनी जो है कॉल्स इन एडवांस तभी ले सकती है जब उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हो, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हो तभी वो ले सकती है, ओके। अगर वो ऑथराइज नहीं कर रहा है तो नहीं ले सकती है। तो आपका आंसर है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। A, B, C are partners in a firm. Profit sharing ratio is 3:1. C died on 1st July 2023. On this date, final accounts were prepared to ascertain profits for the period. It resulted in a profit of 1,75,000 to the firm. To give effect to the above. ठीक है। तो देखो जो पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे, 3:2:1 की रेशियो थी। एंड जो C है वो 1 जुलाई को वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो अगर फिर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे एंड प्रॉफिट्स थे 1,70,000 के, तो अब बताओ P&L का क्या करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। P&L अकाउंट विल बी डेबिटेड, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। उसके बाद P&L अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखो पी यहाँ पे जो है हम पीएनएल अकाउंट जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो बनाएंगे, वो डेबिट होगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, ठीक है। ये प्रॉफिट्स आपके दे रखे हैं, यहाँ पे आपको कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट लॉजिक आपको देखना है कि आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर है ये सेकंड आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। The aim of which technique given by F.W. Taylor is to reduce a given line or a product to fixed types, sizes and characteristics। तो यहाँ पे F.W. टेलर की कौन सी टेक्निक है जो ये बोलती है कि reduce a given line or a product to fixed types। तो उसके जो कहने का मतलब है कि जो वर्क है या जो प्रोडक्ट है वो एक फिक्स टाइप का हो, फिक्स साइजेस में बनाएं। कि अगर आप सॉक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि 10 अलग अलग साइज़ की हर बार मैन्युफैक्चर करो, उसके फिक्स टाइप्स हो कि ऐसे 4 वेराइटीज़ में मैन्युफैक्चर होंगे, इन 4 साइजेस में मैन्युफैक्चर होंगे और इन 4 मटेरियल्स की, यानी 4 अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो एक कॉटन का बना दिया आपने, नायलॉन का बना दिया, ऐसे। तो जब आप ऐसी चीज़ों को फिक्स करोगे तो वो किसके अंदर आता है, ठीक है। तो मेथड स्टडी हो गया, टाइम स्टडी हो गया, 3 स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एंड 4 फंक्शनल फोरमैनशिप। तो ये इसका जो आएगा थर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, कि आपने जो प्रोडक्ट लाइन है उसको आपने रिड्यूस करके फिक्स टाइप्स में कर दिया, साइजेस में कर दिया एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में कर दिया। तो आपने डिफाइन कर दिया, तो आपने वर्क को जो है वो स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इस लेवल का होना चाहिए, इतनी ही टाइप्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका थर्ड आंसर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Identify the correct sequence for the steps under the planning function। Option A setting objectives, option B identifying alternative course of action, option C developing premises and option D evaluating alternative courses of action। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे यही आएगा ए, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो किस में है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में है बस। तो फर्स्ट एंड सेकंड में से हमारा कोई आंसर आएगा। फिर है एक में बी, एक में सी, तो देखते हैं बी आएगा या सी आएगा। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड सी है डेवलपिंग प्रीमिसेस। तो देखो सेटिंग ऑब्जेक्टिव के बाद हम डेवलपिंग प्रीमिसेस करते हैं, ठीक है। स्टेप्स आपको ध्यान होंगे अगर, तो इसके बाद आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस एंड देन आता है फिर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड उसके बाद लास्ट में आएगा इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसका आंसर जो है वो आएगा सेकेंड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, पहले आंसर देख लेते हैं इसका, सही है नहीं तो सही है, ए सी बी डी सेकेंड वाला हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is not a function of central bank? It controls money supply in the economy throughout different rates. It acts as a banker to the government, ये भी सही है। It accepts deposit and give loans to people, तो ये देखो गलत है, ये नॉर्मल बैंक देता है, सेंट्रल बैंक नहीं। सेंट्रल बैंक यानी किसकी बात हो रही है, आरबीआई, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाला बैंक मत समझ लेना, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक या एपेक्स बॉडी जो है वो आरबीआई है एंड उसका सेंट्रल बॉडी का काम नहीं होता लोन देना लोगों को। तो ये आ जाएगा आंसर, इट इशूज़ करेंसी टू ऑफ द कंट्री। तो हाँ ये सही है, सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है। थर्ड वाला जो है ये फंक्शन नहीं है, तो ये इसका आंसर आएगा थर्ड, ठीक है। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन्स टू पीपल, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल दोज एलिमेंट्स विच क्रिएट लायबिलिटी एंड डिक्रीज एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज। तो आपने गवर्नमेंट का बजट वाला पढ़ा होगा सेक्शन, तो उसके अंदर आपने जब देखा होगा तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लायबिलिटी क्रिएट करती है या एसेट्स को डिक्रीज करती है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 कैपिटल रिसीट्स, ऑप्शन 2 कैपिटल पेमेंट्स, ऑप्शन 3 रिवेन्यू रिसीट्स एंड ऑप्शन डी रिवेन्यू पेमेंट्स। तो देखो जो हमारी एसेट्स को कम कर रही है, ठीक है, डिक्रीज द एसेट्स या क्रिएट लायबिलिटी, तो वो होती है कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये इको में, तो इसका ऑप्शन 1 आएगा, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10 इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल, ठीक है। तो द नंबर इज, तो यहाँ पे बोला है कि एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, जिसका सम है 10, ठीक है, एंड इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, तो अगर 18 उससे माइनस कर देते हैं, सो द डिजिट इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल, तो जो रिजल्ट आएगा वो उसके इक्वल होगा। तो द नंबर इज, तो देखो यहाँ पे बोला है 10, उसका सम 10 है, तो देखो 75 तो ऐसे ही चला गया एंड 65 भी ऐसे ही चला गया, तो इनका सम तो 11 होता है। ऑप्शन बच क्या है 73 एंड 64। तो अगर आपको आता है तो आप खुद से कर लोगे, अगर नहीं आता तो आप एक एक 2
दोनों को ट्राई करोगे डाल के कि जो ये कंडीशन दे रखी है फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आपको वैसे आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ से देखो, ये कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है, कि दोनों का सम 10 हो रहा है तो फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल किसने करा, सेकंड एंड फोर्थ ने। उसके बाद आप 18 सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो दोनों ऑप्शन में से जो सही बैठेगा वो आप टिक कर देना, ठीक है। बट ये जल्दी करना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसे आपके पास कैलकुलेशन का इतना टाइम नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी करना, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 73, क्योंकि 73 ये दोनों जो कंडीशन दे रखी है फुलफिल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द गिवन question a statement is given and followed by some conclusions. Choose the conclusion which logically follows the given statement. Statement है few shops on this road have neon lights. तो कुछ शॉप्स हैं उनके पास जो है नियॉन लाइट्स है, ठीक है। एंड उसके आगे है फिर बट दे ऑल हैव साइन बोर्ड्स, पर साइन बोर्ड जो है वो सबके पास है, ठीक है। नियॉन बोर्ड कुछ के पास है, साइन बोर्ड सबके पास है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं कंक्लूजन जो है, सम शॉप्स हैव आइदर साइन बोर्ड और नियॉन लाइट्स। सम शॉप्स हैव आइदर साइन बोर्ड और नियॉन लाइट, तो नहीं, साइन बोर्ड तो सबके पास है, तो पहले ऐसे ही गलत हो गया। फिर सेकंड, सम शॉप्स हैव नो साइन बोर्ड, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना ऑल हैव साइन बोर्ड, तो जब सबके पास साइन बोर्ड है तो नो कैसे आ जाएगा। फिर अगला है सम शॉप्स हैव नियॉन लाइट्स, तो ये सही हो सकता है, क्योंकि फ्यू शॉप्स हैव नियॉन लाइट्स, रोड पे जो है फ्यू शॉप्स के पास ही नियॉन लाइट्स है, यानी फ्यू के पास है, फ्यू के पास नहीं है, तो ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया। फिर फोर्थ पे देखते हैं, तो सम शॉप्स हैव बोथ साइन बोर्ड्स एंड नियॉन लाइट्स, तो ये भी सही है कि सबके पास साइन बोर्ड्स है लेकिन नियॉन लाइट्स कुछ पे ही है, तो साइन बोर्ड्स और नियॉन लाइट जो है वो किस पे है, तो कुछ लोगों पे ही है, तो ये फोर्थ भी सही हो गया। तो थर्ड एंड फोर्थ सही है हमारा। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, तो ऑप्शंस क्या क्या यहाँ दे रखे हैं, कंक्लूजन करेक्टली ड्रॉन हियर आर सिर्फ फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो हमने देखा फोर्थ सही है, फर्स्ट सही नहीं है, सेकंड भी सही नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ जो है ये वाले, ये दोनों सही है, तो इसका आंसर आएगा हमारा थर्ड एंड फोर्थ, जो कि है फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन आ गया हमारा, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुभव स्पेंड 14% ऑफ हिज इनकम ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, 28% ऑन रेंट, 18% ऑन शॉपिंग। इफ 1/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज 5120, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो देखो अनुभव ने जो इनकम है, मान लो उसकी अगर जो 100% इनकम है उसमें से उसने 14% इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करी, 28% इधर रेंट पे कर दी एंड 18% शॉपिंग पे कर दी, तो टोटल उसने स्पेंड कितनी कर दी, तो आप ऐड कर लोगे 14 + 28 + 18, तो आपका आ जाएगा 60, तो यानी 40% उसकी जो इनकम थी वो रह गई, 60% उसने स्पेंड कर दी। अब बोला है कि इफ़ 1/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज़ 5120, 1/4 यानी जो 40% सैलरी रह गई उसकी, उसका 1/4 यानी 10% हो गया ना, ठीक है, समझे आप। इफ़ 1/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, तो अगर उसने 14% + 28 + 18 इतना स्पेंड कर दिया, इसका सम करोगे 60% आएगा, तो अगर 60% स्पेंड कर दिया तो 40% रहेगा, एंड ये कह रहे हैं कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, यानी 40% का 1/4 क्या हो गया 10%, तो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज़ 5120, तो अगर 5120 जो है वो 10% है, ठीक है, तो आपके पास कितना 1% क्या हो गया 512, ठीक है। अब इसमें पूछा है हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो अगर 10% 5120 था, 1% आ गया 512, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे उसने कितना स्पेंड करा था 14% ऑफ हिज इनकम ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो 512 × 14 कर दोगे आप, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 7168। तो आपको जल्दी जल्दी करना है, मैंने तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना लंबा बताया कि इसका सम करो, इतना आया, फिर ये 1/4 बोल रहा है, ठीक है, आपको ये जल्दी जल्दी करना है, समझ के, तुरंत इतना सोचना नहीं है, तुरंत कैलकुलेट करना है आपका, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन 2 आ गया आंसर, ठीक है, चेक कर लेते हैं, 7168 है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यह है अजय वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 4 km/h, ही डबल्स हिज स्पीड आफ्टर रीचिंग exactly half day. He walks for 12 hours in all. What is the total distance traveled by him? तो टोटल डिस्टेंस जो है अजय ने कितना कवर करा, तो देखो इसमें आपको जो है पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी एंड उसके बाद आपको इक्वेशन से आंसर निकल जाएगा आपका। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि पहले स्पीड थी उसकी 4 km/h, आधे रास्ते तक उसने वो कवर करा एंड आधे डिस्टेंस के बाद उसने स्पीड जो है वो डबल कर ली, ठीक है, ये डबल सी स्पीड, यानी आधे रास्ते के लिए 4 किलोमीटर थी एंड बाकी के आधे रास्ते के लिए 8 किलोमीटर स्पीड हो गई उसकी।
ठीक है। तो टोटल उसकी स्पीड क्या हो गई, फर्स्ट हाफ के लिए 4 किलोमीटर एंड देन सेकंड हाफ के लिए 8 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम उसको लगा 12 आवर। तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। तो जो टोटल डिस्टेंस है आप उसको ले लोगे x, ठीक है। तो अगर इतना डिस्टेंस उसने कवर करा है तो वो x हो गया। आधा रास्ता उसने कवर करा था 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड बाकी का जो आधा था वो 8 किलोमीटर की स्पीड से कवर करा है। तो आप इसमें इक्वेशन क्रिएट करो, टोटल डिस्टेंस जो है आप या तो x ले लो या d ले लो, जो भी आपकी इच्छा करे, ठीक है। एंड हमें निकालना है डिस्टेंस। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया। एंड हमें यहाँ पे डिस्टेंस टाइम दे रखा है तो हम टाइम इक्वल टू लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो डिस्टेंस आप क्या लोगे, हाफ के अलग लोगे, हाफ का अलग लोगे। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ जाएगा आपका 12 आवर्स, ठीक है। टाइम आपका आ जाएगा 12 आवर्स। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो टाइम आ जाएगा आपका 12 आवर्स एंड आगे लोगे आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको जो हम 2 पार्ट्स में लेंगे, फर्स्ट हाफ का अलग कैलकुलेट करेंगे, सेकंड हाफ का अलग। तो अगर हम डिस्टेंस को ले रहे हैं x, तो x अपॉन 2 जो है वो आ जाएगा आपका डिस्टेंस एंड उसकी स्पीड क्या थी 4 किलोमीटर पर आवर, प्लस फिर से x अपॉन 2 करोगे आप, ठीक है। एंड उसके बाद बाकी सेकंड हाफ की स्पीड क्या थी आपकी 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 12 आवर्स इक्वल टू x अपॉन 2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, प्लस x अपॉन 2 डिस्टेंस फिर से स्पीड आ जाएगी आपकी 8 किलोमीटर पर आवर। एंड जब ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपकी x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपका आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि आपने डिस्टेंस को x ले रखा है। तो जो है आपकी x आपकी जो है फिर वो आ जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 64 किलोमीटर जो था ये डिस्टेंस था, जिसमें से उसने 32 किलोमीटर जो है वो 4 किलोमीटर की स्पीड से कवर करा एंड 32 किलोमीटर जो है वो उसने 8 किलोमीटर की स्पीड से कवर करा। एंड इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो रीचेक करने के लिए कि 4 की स्पीड से 32 किलोमीटर एंड 8 की स्पीड से टोटल आपका जो टाइम है 12 आवर्स आएगा। वैसे अगर आपके पास इतना टाइम है तो ही आप रीचेक कर पाओगे, वरना तो क्वेश्चन सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करो। मेन क्वेश्चन जो है ना, मेन इसमें गेम वो इक्वेशन बनाने का होता है। सही इक्वेशन बना ली तो एक्स की वैल्यू तो निकल ही जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने पे ध्यान देना आप। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ठीक है। अमन गो डाउन स्ट्रीम थ्राइस एज फास्ट एज ही कैन गो अप स्ट्रीम बिटवीन 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन अ रिवर। रिवर फ्लोज एट 8 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको इक्वेशन बनानी है। यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगी, आप देखो डाउन स्ट्रीम की इक्वेशन आपको पता है ना कि अगर आप बोट की स्पीड जो है वो x लेके चल रहे हो, ठीक है। अगर बोट की स्पीड x है, आपको बता दो, अगर बोट की स्पीड आपने x लेके चला, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में जो ऐड हो जाती है स्पीड, ठीक है। अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है रिवर की एंड बोट की स्पीड आपने x ले ली। स्टिल वाटर में अगर बोट की स्पीड x है तो डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी x + 8 एंड अप स्ट्रीम में वो हो जाएगी x - 8, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन बनाओगे तो इसने बोला है कि ही कैन गो डाउन स्ट्रीम थ्राइस, यानी 3x स्पीड से जा सकता है। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x + 8 = 3x - 8, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है डाउन स्ट्रीम में 3x हो जाती है स्पीड, ठीक है। तो अगर वो 3x स्पीड में कर रहा है तो x + 8 = 3x - 8, ब्रैकेट में x - 8 आएगा, ठीक है। एंड जब इससे आप x की स्पीड निकालोगे तो आपकी वो स्टिल वाटर की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। आप स्टार्टिंग में x लेके करोगे, ठीक है। बोट्स में तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा पूरा लिख के कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x, बट यहाँ पे तो आपको उतना किसी को करके दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। खुद से आपको सॉल्व हो जाएगा माइंड में नहीं होता है तो आप रफ पे जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। तो जो बोट की स्पीड आपकी निकल के आएगी वो आएगी 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा ये वाला, मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है इसमें, ठीक है। ये रहा, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये आपको दे रखा है। अब इसमें देखो आपका ऐसे क्वेश्चंस टाइम खाते हैं, बट आपको जल्दी जल्दी करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस की तो आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको चारों कोनों में नंबर दिख रहा होगा एंड बीच में एक नंबर दिखा होगा। यहाँ पे आपको मिसिंग ढूंढना है बीच का नंबर। तो आप देखो यहाँ पे खुद से लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो। मैं आपको एक बार चलो बता देता हूँ, क्योंकि वैसे तो आप खुद ट्राई करना पहले,
आंसर अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर लास्ट में ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको बिगेस्ट नंबर है ना, ये वाला 36 जैसे है, यहाँ 44 है, तो जो बिगेस्ट नंबर है इसके अंदर आपको सब्ट्रैक्ट करना है ये बाकी तीनों नंबर, ठीक है। तो जब ये इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है बाकी तीनों से एंड देन उसका डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे जैसे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आया, वैसे यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो निकल के आएगा 2, ठीक है। जो बिगेस्ट नंबर है उसको बाकी सब में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, बाकी सबको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है और उसको डिवाइड कर देना उसको, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ये हमारा आंसर आ गया 2, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।